नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, जो आपका जीके एंड जीएस का होता है। और इसमें जो अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी उसमें अपना चैप्टर चल रहा था वन और वनस्पति, राजस्थान के वन और वनस्पति। इसमें अपने काफ़ी सारी चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बची हुई चीज़ें इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आ रहा हो, कंटेंट उपयोगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर करवाया जाता है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के वन और वनस्पति के विषय में। ये इसका दूसरा भाग है। और दूसरे भाग में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे राजस्थान के वन अधिनियम 1953 के अनुसार वैधानिक दृष्टि से वन कितने हैं। और ये जो आंकड़े डाटा हमने लिए हैं वो वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार हैं दोस्तों। तो चलिएगा देखें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा फैक्ट है। फैक्ट हमें अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वैधानिक दृष्टि से जो वन है उनको अपने 3 भागों में बांटते हैं। आरक्षित, रक्षित, वो वाली चीज़ें अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, संरक्षित वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित वनों के विषय में। तो आरक्षित वन कौन से होते हैं दोस्तों? आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर। आरक्षित वन वे वन होंगे जो पूरी तरह से गवर्नमेंट की कस्टडी में होते हैं, पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो सरकार के नियंत्रण में है तो इनमें से लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इनमें प्रवेश भी निषेध होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनमें आप लकड़ी नहीं काट सकते, पशु नहीं चरा सकते, आप जा नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हुआ करता है। ये होते हैं आरक्षित वन। ये इसलिए, क्योंकि इतना कंट्रोल इसलिए होता है कि ये पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगे तो आदमी तो इनको काट के ले जाएगा, पशु चरा के ख़त्म कर देगा। इसलिए पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको आरक्षित किया जाता है दोस्तों। राज्य में अगर बात करें तो 37.05% पर ये फैले हुए हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ग किलोमीटर देखें तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर पर हैं। ये राज्य में 37.05% भाग पर फैला है। और सर्वाधिक आरक्षित वन अगर आपसे पूछे जाए कहाँ हैं तो उदयपुर में है। सर्वाधिक आरक्षित वन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। हम बात करें जितने वन हैं उसमें से 37.05%। इसके बाद में दोस्तों वन का जो दूसरा प्रकार आता है वो है रक्षित और संरक्षित। इसमें देखिएगा, ऐसे वन जिन पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है, लेकिन वहाँ पर वन विभाग की अनुमति से चराई व लकड़ी काटी जा सकती है। आरक्षित में देखिए, हमने कहा सरकार का नियंत्रण है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आर्थिक गतिविधि संभव नहीं है। रक्षित, संरक्षित, सरकार का नियंत्रण है, लेकिन वन विभाग की अनुमति से चराना और लकड़ी काटना हो सकता है। ये ठेके पर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठेके पर ये कार्य होते हैं दोस्तों। ये वन राज्य में सर्वाधिक है, ये सबसे ज़्यादा है, 56.43% है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कौन से हैं तो यही हैं। 18,543.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? 12 जिले में है। कहाँ पर है? 12 जिले में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करें अवर्गीकृत। ऐसे वन हैं जो वन विभाग के अधीन होते हैं, लेकिन इनमें से लकड़ी काटने और पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये ऐसे वन हैं जो वन विभाग के अधीन तो आते हैं, लेकिन यहाँ से लकड़ी काटी जा सकती है, पशु चराए जा सकते हैं, इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। ये वन गांव और सड़कों के किनारे लगे हुए होते हैं। आप देखा होगा गांव में एक गोचर भूमि भी होती है
और एक तालाब की भूमि भी होती है, जोड़ पायतान की भी होती है, एक वन भूमि भी होती है दोस्तों। तो वन भूमि में ज़्यादातर लोग कब्जे भी कर लिया करते हैं, मकान बन जाते हैं, फिर सरकार जागती है कभी तो उनको तोड़ भी देती है। तो गांव में होते हैं अवर्गीकृत हैं यहाँ पर, इसलिए हमें तो पता भी नहीं होता कि यहाँ वन विभाग की ज़मीन है क्या, लेकिन पता तो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर लकड़ी काटने, पशु चराने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस वो है सरकार के, जब चाहे सरकार जागे तब वो कोई कार्यवाही कर सकती है। इनकी कटाई और चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है। ये वन राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, सबसे कम यही हैं, 6.52% पर ही हैं। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन की बात करें तो कौन से जिले में है? ये बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? बीकानेर जिले में। फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान में वनों के वृक्षों के आधार पर वर्गीकरण। जो वृक्ष हैं उनके आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। तो राजस्थान में वनों के वृक्षों के आधार पर हम वनों को 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 प्रकार के वन हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला आता है शुष्क सागवान वन। ये सागवान के वन है। ये वन 2247.87 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो 6.86% है राजस्थान का। ये नवीनतम आंकड़े अपने मान सकते हैं। शुष्क सागवान वन ही कहेंगे। ये राज्य के 2247.87 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है, जो राजस्थान के कुल वन का लगभग 6.86% है। और यहाँ ये जो वन है ऐसी भूमि में होंगे जहाँ 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दक्षिणी भाग में विशेषतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक हमने कहा, सबसे ज़्यादा सागवान के वन यहाँ हैं। फिर प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, आबू, बारां, कोटा, झालावाड़। वैसे भी आप सिर्फ दक्षिणी भाग याद रखें, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन जिस प्रकार के भी आएंगे आप आराम से इसमें आंसर कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों सागवान के जो वृक्ष हैं काम के आते हैं, तो फर्नीचर बनाने में और भवन निर्माण में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरा जो हमारा वनों का प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क धोंक वन या फिर पतझड़ी वन, या इन्हें हम कहते हैं धोकड़ा के वन। ये जो वन है राज्य में 19,027 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, 58.11% है। कई बार पूछ लेते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो धोकड़ा के वन हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, ये भी याद रखिएगा। ये ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ये वन राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वत के मध्य ऊंचाई वाले ढालों पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके मध्य वाली ऊंचाई वाले जो ढाल हैं वहाँ मिलेंगे। इन वनों का प्रतिनिधि वृक्ष जो है वो धोकड़ा है, इसी कारण हम इनको धोकड़ा के वन की श्रेणी में रख देते हैं। धोकड़ा की सर्वाधिक सघनता अगर आपसे पूछे जाए तो वो कहाँ है? वो करौली जिले में है। वैसे हमने कहा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में हो गई, अरावली पर्वतमाला पर हो गई दोस्तों। धोकड़ा का जो उपयोग है जलाने वाली लकड़ी के रूप में और कोयला निर्माण में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार है उत्तरी और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन, ये जो वन है राज्य में 9292.86 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो कि राजस्थान के कुल वन का लगभग 28.38% है। ये जो वन है राज्य में 92.86 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है, जो कि राजस्थान के कुल वन का लगभग 28.38% है। और यहाँ जो वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 50 से 80 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ से वर्षा होती है। यहाँ से आपको देखिएगा सालर के वन मिलेंगे, बांस के वन मिलेंगे, पलाश के, खस के, खेर के, महुआ के आदि के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। सालर, ये जो सालर है, सालर का वृक्ष किस काम आता है? पैकिंग सामग्री के और गोंद के निर्माण में काम में आता है। ये जो वन है इनके सर्वाधिक सघनता आपको कहाँ मिलेगी? उदयपुर में देखने को मिलती है। देखिएगा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले में होते हैं।
राजस्थान के कुल वन का 28.38% है। यहाँ आपको सालर, बांस, पलाश, खस, खेर, महुआ जैसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। अरावली की पहाड़ियों में सालर वृक्ष जो है वो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ सालर वृक्ष कहाँ मिलेंगे? 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के विषय में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के विषय में ये राज्य में 2041.52 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कहाँ? 2041.52 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो राजस्थान के कुल वन का लगभग 6.26% है। ये 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी वहाँ पर हो जाती हैं। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हैं जिन्हें हम मरुद्भिद भी कहते हैं, रेगिस्तानी वाले हैं। ये रेगिस्तान में होने वाले हैं। इनमें कौन कौन से वन होते हैं देखिएगा। एक तो हम खेजड़ी की बात करते हैं, तो पश्चिम के रेतीले मैदान में खेजड़ी आपको मिलेगा। इसे थार का अपने कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये राज्य वृक्ष भी है, इसे गौरव वृक्ष भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे अपने जांटी भी कह देते हैं दोस्तों। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो प्रोसेसिव सिनरेरिया है खेजड़ी के लिए। और खेजड़ी के बाद में रोहिड़ा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। ये हमारा राजकीय यानी राज्य पुष्प भी है और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला आंडुलेटा। इस क्षेत्र में वन बीड़ और ओरण के रूप में देखने को मिलेंगे। राज्य का सबसे बड़ा ओरण अगर आपने बात करें तो देशनोक बीकानेर में है। बबूल, किकर, तो ये जो है मरुस्थलीय वन क्षेत्र में बबूल के वृक्षों की प्रधानता होती है। बबूल के वृक्ष से क्या बनता है? चारकोल बनता है दोस्तों। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन राज्य में 126.64 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं, जो राजस्थान के कुल वन का लगभग 39% है, 0.39% है। यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा वर्षा होती है। ये वन जो है राजस्थान में केवल और केवल आपको माउंट आबू पर्वत सिरोही के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर में फैले हुए मिलते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये वन आपको कहाँ मिलेंगे? माउंट आबू पर्वत सिरोही में मिलेंगे। क्या कहा हमने? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय। ये वन 126.64 यानी बहुत ही थोड़ा सा इसका भाग है। ये केवल आपको माउंट आबू पर्वत सिरोही के चारों ओर ही देखने को मिलते हैं। 32 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ मिलने वाली 830 प्रकार की वनस्पतिक प्रजातियों में से डिकिलपटेरा आबुएनासिस जो है वो संपूर्ण विश्व में केवल यहीं पर देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बीड़ की अगर हम बात करें तो बीड़ जो है वो राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को कहते हैं। बीड़ किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में घास के मैदान या फिर चारागाहों को अपने बीड़ के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिएगा, एक और सवाल हमारा बनता है, बर, सेवण, धामण, मुराद, करड़, अंजन, ये सभी क्या हैं? ये सभी घास के प्रकार हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सबसे ज़्यादा आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। खस क्या है? तो खस भी एक प्रकार की घास है। खस भी एक घास है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर जिले में आपको मिलेगी। खस की जड़ जो है उससे इत्र यानी सेंट बनाया जाता है। ये कमरों को खुशबूदार रखता है और ठंडा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। शरबत भी होता है ना, खस का शरबत। अर्जुन वृक्ष क्या है? परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है ये शब्द। और टसर विकास कार्यक्रम 1986 में कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा से हुआ था। टसर विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा से 1986 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं महुआ वृक्ष के विषय में। तो महुआ जो वृक्ष है इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये जो वृक्ष है वो भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद, पारिस्थितिकी और परंपराओं वाला वृक्ष है। यानी महुआ वृक्ष कैसा वृक्ष है? ऐसा वृक्ष है जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। भील जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों में ये शामिल होता है और अर्थव्यवस्था के लिए और परिस्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आदिवासी महुआ से शराब बनाते हैं, इसलिए कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्पना लोक में चले जाते हैं भाई। महुआ के फूल ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल से दोपहर तक आते हैं। कई बार डुप्लीकेशन पूछे तो इस प्रकार के आते हैं।
फिर हम बात करें बांस की, तो बांस आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है। ये एक लंबी घास है और ये बांस जो है अगरबत्ती और स्टिक बनाने के काम में आता है। फिर हम बात करें खेर, खेर से कत्था बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। ये वृक्ष के तनों से हांडी प्रणाली के द्वारा हांडी बांध करके कत्थे को तैयार करती हैं। कत्थे का उत्पादन राज्य में कहाँ कहाँ होता है? तो उदयपुर, चित्तौड़ और झालावाड़ में जो है कत्थे का उत्पादन होता है। तेंदू या टिमरू, तेंदू या टिमरू जो है इसकी काली लकड़ी जो है, सबसे ज़्यादा काली लकड़ी तेंदू की ही होती है भारत में। तेंदू वृक्ष के पत्ते किस काम आते हैं? तो बीड़ी आपने देखी होगी, किसी किसी भाई ने पी भी होगी। तो बीड़ी जो है वो तेंदू वृक्ष के पत्तों से बनती है। राजस्थान में बांसवाड़ा में सर्वाधिक होती है। टिमरू का जो फल है उसे वागड़ का चीकू भी कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें पलाश, पलाश के लिए यही प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है, जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं? पलाश के वृक्षों को कहते हैं, पलाश को कहते हैं, क्योंकि जब ये फूलों से लदा हुआ होता है तो जंगल की ज्वाला की तरह ही दिखाई देता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। आंवल वृक्ष, आंवला या फिर खाली आंवल लिखा हो तो आंवल वृक्ष की छाल चमड़ा साफ करने के काम आती है। कदम्ब का जो वृक्ष है, कदम्ब के वृक्ष से हमें गोंद मिलता है। राजस्थान में गोंद के लिए चोटन बाड़मेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नीम एक कड़वा वृक्ष है लेकिन उस पर निमोली लगती है, वो मीठी होती है। नीम के वृक्ष पर पुष्प कब लगते हैं? तो मई जून माह में आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मिमझर बोलते हैं जिसे हम। पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। अब यहाँ पूछ लिया जाए, कई बार ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि बजेड़ा किसे कहते हैं? तो पान का जो खेत होता है उसे कहते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो चूरू में है, जबकि राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन संकेंद्रित हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होता है सागवान, और सागवान के वन जो है वो बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पीछे भी डिस्कस किया था हमने इसको। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आपको सागवान के वन मिल जाएंगे, लेकिन सागवान के वनों का उत्पादन जो है वो निरंतर कम हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर सागवान के वृक्षारोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर है। राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहीं पर भी नहीं पाए जाते। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये वन कहाँ मिलते हैं? तो इस प्रकार के वन हमारे राजस्थान में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख, पट्टारेख जो शब्द है उसका तात्पर्य आकलित राजस्व से होता है, जिस राजस्व का आकलन किया गया है। राजस्थान में स्मृति वन झालाना जयपुर में विकसित किया गया है। ये फैक्ट हैं, डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं काजरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जो है इसका जो गठन किया गया था 1959 में किया गया था। इसके 5 उपकेंद्र भी हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लेह। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ही एक शाखा है, संस्था है, जो शुष्क क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान का कार्य करता है। शुष्क वन अनुसंधान जो है आफरी के नाम से जाना जाता है, ये जोधपुर में है दोस्तों। खेजड़ली, ये आपने सुना होगा, वृक्ष मेला खेजड़ली के रूप में जाना जाता है। तो खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 1730 में 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली में अपने प्राणों का परित्याग किया था। इसी कारण से राजस्थान में वन विकास हेतु अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। ये जो खेजड़ली है, यहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान के वन और वनस्पति। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको सारा मैटर करवाया गया है, करंट के आधार पर करवाया गया है। जो आजकल परीक्षाओं में आती हैं, ट्रेंडिंग में आती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से करवा दी हैं। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।